महागठबंधन के लिए वो कांटा है जिसे ना तो महागठबंधन घोट पा रही है और ना ही निकाल पा रही है। महागठबंधन में एंट्री के लिए ओवैसी छटपटाए हुए हैं कि चुनाव से पहले किसी भी तरह उनको महागठबंधन में जगह मिल जाए, लेकिन महागठबंधन को अच्छे से पता है कि उनका कोर वोट मुस्लिम है और महागठबंधन में ओवैसी आए तो सारे वोट उनके हो जाएंगे। फिर तो वो अकड़ेंगे और हो सकता है कि आगे उनको चुनौती भी दे। तो एक तरफ तो ये दुविधा है कि ओवैसी करे तो क्या करे, वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन ने अपने कछुए सी चाल को आगे बढ़ाते हुए महागठबंधन घोषणा पत्र को बिहार की जनता के सामने रख दिया है। तो क्या है इस संकल्प पत्र में और क्या कुछ चल रहा है महागठबंधन में, सब कुछ जानेंगे विस्तार से। चुनाव आयोग ने भी अब ये ऐलान कर दिया है कि 6 अक्टूबर के बाद कभी भी चुनाव का ऐलान हो सकता है, यानी 10 दिन से भी कम का समय बाकी रह गया है ऐलान में। ऐसे में पार्टियां पूरी जी जान लगाकर चुनाव की तैयारी कर रही है। एनडीए विकास से भरी योजना से जनता को लुभा रही है। प्रशांत किशोर 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। छोटे छोटे दल भी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, लेकिन महागठबंधन करना क्या चाह रहा है, ये विजन ही उनका क्लियर नहीं हो पा रहा है। एक तरफ महागठबंधन अपनी एकजुटता का सबूत देने के लिए घोषणा पत्र लेकर सामने आया है, तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी की अंदरूनी कला कुछ और ही गवाही दे रही है। सबसे पहले बात करें कि क्या है घोषणा पत्र में खास। महागठबंधन ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया है, जिसे अति पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी के लिए समर्पित बताया गया। पटना में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने इसे लॉन्च किया, लेकिन विपक्ष ने इसे वोट बैंक की राजनीति करार देते हुए खोखला दस्तावेज बताया। उनका कहना है कि इसमें ठोस नीतियों की स्पष्टता का अभाव है। घोषणा पत्र में सामाजिक आर्थिक ढांचे को मजबूत करने और हाशिए पर मौजूद वर्गों को मुख्य धारा में लाने का दावा है, जिसमें ईबीसी के लिए अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम की तर्ज पर कानून लाने की बात है। विपक्ष ने इस पर सवाल उठाया कि महागठबंधन ने 2022 से 2024 में सत्ता में रहते हुए ईबीसी के लिए ऐसे कोई कदम क्यों नहीं उठाया। घोषणा पत्र में बेरोजगारी और युवा पलायन को संबोधित करते हुए बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन का वादा है, लेकिन बीजेपी ने इसे जुमला बताया। सवाल उठाया कि आरजेडी और कांग्रेस की पूर्व सरकारों ने बिहार के युवाओं के लिए रोजगार क्यों नहीं बनाए। शिक्षा और स्वास्थ्य सुधार के वादे भी शामिल है, जैसे ग्रामीण स्कूलों कॉलेजों की स्थिति को सुधारना और मुफ्त इलाज। सुनिए क्या कह रहे हैं राहुल गांधी। आपने कहा सर कि आपके पास पुख्ता सबूत है, ब्लैक एंड व्हाइट सबूत है, तो क्या अगर ईसीआई अभी जवाब नहीं देती है तो कोर्ट का रुख करेंगे, ये ऑप्शन है आपके पास, जाएंगे? देखिए, मैंने कहा कि मेरा काम एज ऑपोजिशन लीडर नॉर्मल सिचुएशन में मेरा काम ऑपोजिशन का रोल है, सरकार पे प्रेशर डालने का रोल है। मेरा काम हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाने का नहीं है। विपक्ष ने इसे हास्यास्पद करार देते हुए कहा कि आरजेडी शासन में शिक्षा माफिया और भ्रष्टाचार का बोलबाला था, जबकि नीतीश सरकार ने स्कूलों और अस्पतालों का जाल बिछाया। सामाजिक न्याय पर जोर देते हुए महागठबंधन ने जातिगत जनगणना और कल्याण योजनाओं का वादा किया। बीजेपी ने इसे ढोंग बताया, दावा किया कि नीतीश सरकार ने 2023 में जातिगत सर्वे करवाया और केंद्र ने 2025 में राष्ट्रीय जनगणना की घोषणा की। अपराध और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने, ग्रामीण विकास और पारदर्शी शासन के दावों को भी विपक्ष ने अव्यवहारिक बताया, क्योंकि महागठबंधन के पास बजट और रोड मैप की कमी है। विपक्ष का कहना है कि ये घोषणा पत्र केवल सियासी नाटक है और एनडीए की समावेशी नीतियों के सामने ये टिक नहीं पाएगा। अब बात करें अंदरूनी कला की। महागठबंधन के भीतर सीट बंटवारे और मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर तनाव चरम पर है। एक तरफ राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री उम्मीदवार के रूप में पेश करने पर अड़ा हुआ है, तो वहीं कांग्रेस इस मुद्दे पर असमंजस में दिख रही है। डीके शिव कुमार जैसे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने साफ किया है कि मुख्यमंत्री का चेहरा तय करने का अधिकार कांग्रेस अध्यक्ष के पास होगा।
इस बयान ने गठबंधन के भीतर पहले से मौजूद तनाव को और बढ़ा दिया है। राहुल गांधी भी जब इस सवाल का सामना करते हैं तो वो जवाब को टाल जाते हैं और कहते हैं कि ये फैसला चुनाव के बाद लिया जाएगा। लेकिन तेजस्वी यादव बिना किसी औपचारिक सहमति या गठबंधन की बैठक के बार बार दावा करते हैं कि वही मुख्यमंत्री बनेंगे। ये एक तरफा दावा महागठबंधन के अन्य दलों, खास तौर पर कांग्रेस और छोटे दलों को असहज कर रहा है। सीट बंटवारे का मसला भी महागठबंधन के लिए एक सिरदर्द बना हुआ है। कांग्रेस ने इस बार कम से कम 70 सीटों की मांग की है, जबकि कुछ नेताओं ने तो 100 सीटों तक की बात कही है। उनका तर्क है कि राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा ने बिहार में उनकी स्थिति को मजबूत किया है और इसीलिए उन्हें ज्यादा विनेबल सीटें मिलनी चाहिए। लेकिन आरजेडी इस मांग को मानने के मूड में नहीं है। 2020 के चुनाव में कांग्रेस को 70 सीटें दी गई थी, लेकिन उसका स्ट्राइक रेट महज 27% रहा, जिससे आरजेडी अब बार बार उछाल रही है। आरजेडी का कहना है कि अगर उन्होंने अपनी कुछ सीटें सहयोगियों को ना दी होती तो 2020 में महागठबंधन की सरकार बन सकती थी। इस बार आरजेडी 135 से 140 सीटों पर लड़ना चाहती है, जबकि वीआईपी ने 60 सीटों पर और डिप्टी सीएम का पद मांगा है। सीपीआई ने 40 सीटों की मांग की है और हाल ही में महागठबंधन में शामिल हुए जेएमएम और पशुपति पारस की आरएलजेपी भी अपनी हिस्सेदारी मांग रही है। माकपा ने भी 11 सीटों की मांग रखकर गठबंधन की मुश्किलें बढ़ा दी है। ये सारी खींचतान महागठबंधन की एकजुटता पर सवाल उठा रही है। तेजस्वी यादव ने अपनी सोलो यात्रा शुरू करके ये संदेश देने की कोशिश की थी कि वो गठबंधन के सबसे बड़े नेता है, लेकिन कांग्रेस इसे अपनी ताकत कम करने की कोशिश के रूप में देख रही है। कांग्रेस के कुछ नेता जैसे कि अजीत शर्मा ने यहाँ तक कह दिया कि जिस पार्टी के सबसे ज्यादा विधायक जीतेंगे वही मुख्यमंत्री का चेहरा तय करेगी। इस बयान को आरजेडी ने तवज्जो नहीं दी और कहा कि ये अजीत शर्मा का निजी बयान है, ना कि पार्टी की आधिकारिक राय। लेकिन ये साफ है कि गठबंधन के भीतर विश्वास की कमी है और ये कमी चुनावी रणनीति को प्रभावित कर सकती है। फिर बात ओवैसी की एंट्री की। महागठबंधन के सामने एक और बड़ा सवाल असदुद्दीन ओवैसी की संभावित एंट्री की है। ओवैसी बिहार में खास तौर पर सीमांचल क्षेत्र में अपनी पार्टी की मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश में है। बिहार के सीमांचल क्षेत्र में मुस्लिम आबादी का बड़ा हिस्सा है और ओवैसी इसे अपने पक्ष में करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। उन्होंने हाल ही में कहा कि वो एनडीए को सत्ता में वापस नहीं आने देना चाहते और इसके लिए महागठबंधन के साथ गठजोड़ करने को तैयार है। बिहार में एआईएमआईएम के अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने आरजेडी नेताओं से मुलाकात की और 6 सीटों की मांग की, बिना किसी मंत्री पद की शर्त के। लेकिन महागठबंधन खास तौर पर आरजेडी ओवैसी को शामिल करने के लिए दुविधा में है। आरजेडी का कोर वोटर आधार यादव और मुस्लिम समुदाय है और उन्हें डर है कि ओवैसी की एंट्री से उनका मुस्लिम वोट बैंक खिसक सकता है। ओवैसी की मजबूत सियासी छवि और मुस्लिम समुदाय में उनकी अपील को देखते हुए यह आशंका बेबुनियाद नहीं है। अगर ओवैसी को गठबंधन में जगह मिलती है तो वो न केवल वोटों का बंटवारा कर सकते हैं बल्कि भविष्य में तेजस्वी यादव के नेतृत्व को भी चुनौती दे सकते हैं। दूसरी तरफ ओवैसी को बाहर रखने में भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि उनकी पार्टी सीमांचल में अकेले लड़कर महागठबंधन के वोट काट सकती है। ओवैसी ने हाल ही में एक बयान में ये दावा किया था कि अगर एनडीए सत्ता में आई तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी किसी और को सीएम बनाएगी, जिससे ये साफ होता है कि वो बिहार की सियासत में बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है। उनकी ये रणनीति महागठबंधन को और भी असमंजस में डाल रही है। महागठबंधन का घोषणा पत्र बिहार की जनता को लुभाने की कोशिश है, जिसमें सामाजिक न्याय, रोजगार और विकास के वादे शामिल है। लेकिन गठबंधन के भीतर सीट बंटवारे और मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर चल रही खींचतान उनकी एकजुटता पर सवाल उठा रही है। ओवैसी की एंट्री का मसला इस तनाव को और बढ़ा रहा है। ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की राह आसान नहीं दिख रही है। जनता के सामने ये सवाल है कि वो किसे वोट दे जब गठबंधन खुद अपने विजन और नेतृत्व को लेकर स्पष्ट नहीं है। अब देखना यह है कि दशहरा तक क्या महागठबंधन अपनी अंदरूनी कला को सुलझा पाता है और एक मजबूत रणनीति के साथ मैदान में उतर पाता है या नहीं। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।